हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों, जवानों के नदी पार करते समय हुआ है ये बड़ा हादसा। बताएंगे क्या रहा कारण, तो वहीं सबसे बड़ी खबर बताएंगे। नासा से एक और बुरी खबर। रूसी उपग्रह ISS के पास 100 टुकड़ों में टूटा, जहां सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं जम्मू कश्मीर में अवैध मस्जिद को ढाने पहुंची टीम पर हुआ बहुत बड़ा हमला। तोड़ डाला बुलडोजर, DSP समेत इतने पुलिसकर्मी हुए घायल। एक से एक बड़ी जानकारियां बताएंगे। S-400 मिसाइल के बाद रशिया ने S-500 की तैनाती की थी, जिसके बाद रशिया का ये सुरक्षा कवच S-500 भी नहीं रहा अब किसी काम का। दोस्तों, तबाह कर दिया। इसको भी बताएंगे किसने, सारी जानकारियां बताएंगे। दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश अपने भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा। नदी पार करते समय बढ़ा जलस्तर, JCO समेत 5 जवान हुए शहीद। जी हां, लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में और दुखद हादसा हुआ है। रक्षा अधिकारी के मुताबिक देर रात करीब 3 बजे यहां टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें सेना के जवान फंस गए। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए और एक जवान को बचाने में सफलता भी मिली है। जी हां, दरअसल रात में दौलत बेग ओल्डी में टैंक अभ्यास चल रहा था और सेना के कई टैंक यहां मौजूद थे। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास एक T-72 टैंक द्वारा रात में नदी कैसे पार की जाती है, इसका अभ्यास चल रहा था। रक्षा अधिकारी के मुताबिक कल शाम दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करने के अभ्यास के दौरान हुए हादसे में एक JCO और 4 जवान समेत भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जी हां, सभी 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। टैंक की बरामदगी की भी कोशिश चल रही है। सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 28 जून 2024 की रात को एक सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि का पूरा होने के दौरान पूर्वी लद्दाख के सासेर ब्रांगसा के पास श्योक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण सेना का एक टैंक फंस गया। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे, हालांकि नदी के तेज प्रवाह और जलस्तर के कारण बचाव अभियान सफल न हो सका और टैंक चालक दल के सदस्यों की जानें चली गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस हादसे पर राजनाथ सिंह का भी बयान आया। कहा, भारतीय सेना के 5 बहादुर जवानों की शहादत पर दुख हुआ। जी हाँ, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि लद्दाख में एक टैंक में नदी पार करते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। हम राष्ट्र के लिए अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। तो वहीं कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दुख व्यक्त किया और कहा कि उनकी सेवा को है सलाम। ऐसे में दोस्तों, आप लोग इस दुखद दुर्घटना को कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। और साथ ही साथ अपने उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा और उनके परिवार इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल पाए, ऐसे में अपनी बात जरूर रखिएगा। तो वहीं आपको बता दें, नासा से एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आई है। रूसी उपग्रह ISS के पास 100 टुकड़ों में टूटा, ठीक वहीं जहां सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर बहुप्रतीक्षित वापसी एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह से जुड़ी चिंताजनक घटना के कारण अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो गई है। उपग्रह राइसर्स P13918 बुधवार को पृथ्वी की निचली कक्षा में मलबे के सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया, जिससे ISS के पास एक महत्वपूर्ण नौवहन खतरा पैदा हो गया। हालांकि इस घटना के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस घटना के कारण उन्हें 1 घंटे के लिए आश्रय लेना पड़ा और विलियम्स की वापसी सहित भविष्य के मिशनों पर अनिश्चितता बनी हुई है। जी हाँ, अंतरिक्ष ट्रैकिंग कंपनी लियो लैब्स ने इस घटना के दीर्घकालिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस मलबे के बादल की निचली कक्षा के कारण हमारा अनुमान है कि खतरा टलने में कई सप्ताह से लेकर कई महीने तक का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको सुनीता विलियम्स को लेकर क्या जानकारी वो बता दें। दरअसल बुरी ही खबर है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जिस विमान में फंसी है दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में, उसमें सिर्फ आधा ईंधन ही बाकी है। अब ऐसे में अब तक कोई खबर नहीं है कि वो कब तक वापस आ पाएंगी, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि अब एलोन मस्क के SpaceX की भी मदद ले सकते हैं सुनीता विलियम्स को निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम सभी और आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए प्रे जरूर करिएगा, ताकि वो सही सलामत धरती पर वापस आ सके सुनीता विलियम्स के लिए। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस पर बड़ा पथराव। अवैध धार्मिक स्थल हटाने के दौरान, यानी मस्जिद हटाने के दौरान DSP समेत 5 घायल। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अवैध मस्जिद को ढहाने पहुंची टीम पर बड़ा हमला। तोड़ डाला बुलडोजर
बुलडोजर को डीएसपी समेत 6 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बवाल हो गया। यहां अवैध मस्जिद तोड़ने पहुंची प्रशासनिक टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में एक डीएसपी समेत 6 अधिकारी घायल हो गए। इस दौरान भीड़ ने बुलडोजर को भी तोड़ दिया। हिंसक भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला और ये मामला कठुआ जिले के नागरी तहसील स्थित कल्याणपुर पादरी इलाके का है, जहां शनिवार यानी आज की सुबह खूब हंगामा हुआ। यहां अवैध रूप से बनाई गई एक मस्जिद को तोड़ने के लिए सरकारी अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे थे। मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर आग की तरह फैल गई और वहां गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भारी संख्या में जमा हो गए। खबर है कि इन लोगों ने वहां पथराव शुरू कर दिया, जिसमें डीएसपी रैंक के एक अधिकारी समेत कुल 6 पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से ये घायल हुए। इस दौरान मस्जिद तोड़ने के लिए लाई गई जेसीबी भी लोगों ने तोड़ डाली। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। इस पर आप क्या राय होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, यूक्रेन ने तबाह कर दिया रशिया का सुरक्षा कवच S-500 मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी और बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, खास करके ये व्लादिमीर पुतिन के लिए। जी हाँ, अमेरिकी मिसाइल को रोक भी नहीं पाया पुतिन का ये S-500 ब्रह्मास्त्र। S-400 पहले ही हो गया था फेल, जिसकी वजह से S-500 को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन S-500 भी नहीं टिक पाया अमेरिकी मिसाइल के आगे। बता दे, यूक्रेन की सेना ने अमेरिका से मिली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके रशिया की अत्याधुनिक यानी कि सबसे ज्यादा मॉडर्न एडवांस्ड S-500 वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया है। न्यूज वीक की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के पत्रकार एंड्री जापलीएंको ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि रूसी S-500 वायु रक्षा प्रणाली को अटैक्स यानी कि अमेरिकी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल क्लस्टर मिसाइलों ने नष्ट कर दिया। नई एक मिसाइल की लागत $600 मिलियन करीब 5,000 करोड़ रुपए है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि इस सिस्टम को कथित तौर पर कहां नष्ट किया गया। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव ने 12 जून को बताया था कि रशिया ने क्रीमिया में S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के घटक रखे हैं। यानी कि दोस्तों S-500 भी अमेरिकी मिसाइल के सामने, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पाया। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों? तो वहीं आपको बता दें, इजराइल को मदद से पीछे नहीं हटा अमेरिका। हजारों बम, 3000 से ज्यादा हेलफायर मिसाइल करवाया मुहैया। गाजा की तबाही के लिए भेजा हथियार। जी हाँ, गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से बाइडेन प्रशासन ने बड़ी संख्या में इजराइल को हथियार भेजे हैं। इसमें 10,000 से ज्यादा 2,000 पाउंड बम और हजारों हेलफायर मिसाइलें शामिल है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों ने हथियार के शिपमेंट की जानकारी दी है। पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था। तब से अमेरिका ने इजराइल को कम से कम 14,000 MK-84 यानी 2,000 पाउंड बम, 500 पाउंड बम और 3,000 हेलफायर सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, 1,000 बंकर तबाह करने वाले बम भेजे हैं। यानी कि अगर इस खबर को देखें तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि इजराइल और गाजा का युद्ध अभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो वहीं बता दें, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। आतंकी का आया वीडियो सामने। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने खुलासा किया है कि उनको और उनके परिवार को एक युवा आतंकी से जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी की पहचान जॉर्डन पैटन के रूप में हुई है। 19 वर्षीय युवक कथित तौर पर बुधवार को चाकू और कुछ घातक हथियार लेकर न्यूकैसल के सांसद टिम क्रैकेनथॉर्प के कार्यालय में घुसा और उसने वीडियो भी बनाया। एबीसी न्यूज के मुताबिक ऑनलाइन पोस्ट की एक सीरीज से पता चला है कि पैटन ने कथित तौर पर हमलों की योजना बनाई थी। इस युवक ने क्राइस्टचर्च मास शूटर से इंस्पायर होकर हमलों की पूरी सीरीज तैयार की थी। पोस्ट से यह भी पता चला है कि आरोपी किशोर ने लेबर राजनेता का सिर कलम करने की कसम खाई थी। जी हां, तो वहीं दिल्ली मुंबई में ईरान के राष्ट्रपति के लिए हुई बम्पर वोटिंग। दूत इराज इलाही ने भारत सरकार का किया धन्यवाद। जी हां, जैसे ही ईरान में आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, भारत में देश के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि ईरानी अपने राष्ट्रपति का चुनाव देश के संविधान के अनुसार करेंगे, जो लोगों के प्रत्यक्ष वोट से होता है। उन्होंने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में इस चुनाव को सुविधाजनक बनाने और आयोजित करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। इस साक्षात्कार में इलाही ने कहा कि ईरान के संविधान के अनुसार लोगों के प्रत्यक्ष वोट से ईरानी अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इस पद के लिए 4 लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, विदेश मंत्री
जयशंकर जी 30 जून को जाएंगे कतर। आखिर क्या है इस राजनीतिक के मायने, आपको बता दें। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी 30 जून को कतर की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान जयशंकर जी कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि भारत और कतर के रिश्ते काफी अच्छे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 15 फरवरी 2024 को कतर की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने कतर के अमीर एच शेख तामीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री की इस यात्रा में दोनों देशों को हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति समेत तमाम मुद्दों पर बात होगी। विदेश मंत्रालय द्वारा इसको लेकर आधिकारिक जानकारी साझा कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले कतर में मौत की सजा पाने वाले पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फरवरी महीने में ही रिहा कर दिया गया था। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई को भारत भी की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी गई। तो वहीं आपको बता दें, यमन के हूती विद्रोहियों ने गौतम अडानी पोर्ट पर किए ड्रोन से हमले। इजरायली सेना ने बताया इसकी रियलिटी यानी सच्चाई। बता दें, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजर रहे एक पोर्ट पर शुक्रवार को मिसाइल हमला किया। इससे पहले हूती विद्रोहियों द्वारा भारत के उद्योगपति गौतम अडानी के करार शुदा हाइफा बंदरगाह पर भी ड्रोन हमले करने का दावा किया गया है। ब्रिटेन की सेना के समुद्री व्यापार संचालन केंद्र ने लाल सागर से गुजर रहे एक पोत पर हमले की जानकारी दी। हूती विद्रोही इस अहम समुद्री मार्ग पर पोतों को कई बार निशाना बना चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेटीएमओ केंद्र ने बताया कि यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाह शहर होदेदा के तट से गुजर रहे पोत के पास 5 मिसाइलें गिरी। यूकेटीएमओ ने बताया कि इन हमलों में पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे पहले इजराइल में मौजूद भारतीय कंपनी के बंदरगाह पर यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले का दावा किया है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर ड्रोन के जरिए हमला किया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने इराक के इस्लामिक प्रतिरोध के साथ एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने टीटीपी के लिए बनाई थी नई सैन्य टुकड़ी। तालिबान की खुली धमकी, कहा हमला किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उसके क्षेत्र में किसी भी घुसपैठ के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अफगानिस्तान की यह धमकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले की बात कही थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान एक नए लॉन्च के तहत अफगानिस्तान में बने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके जवाब में अफगानिस्तानी रक्षा बलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह की घुसपैठ, चाहे वो किसी भी बहाने या आड़ में हो, अगर होती है तो फिर उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हाँ, तो वहीं बता दें, पाकिस्तानी नेता ने सिखों पर दिया विवादित बयान। अब घिरने के बाद मांग ली माफी। जी हाँ, पाकिस्तान को एक बार फिर सिख समुदाय के खिलाफ बयान देना भारी पड़ गया, जिसके चलते पाकिस्तान के नेता सिख समुदाय से माफी मांगते हुए नजर आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड पार्टी के नेता और फैसलाबाद के उप महापौर अमीन भट्ट ने कुछ दिनों पहले सिख समुदाय के खिलाफ एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वो बयान उन पर भारी पड़ गया, जिसके बाद उन्हें अपने बयान पर सफाई पेश करनी पड़ी और उन्होंने सिख समुदाय से माफी मांगी। दरअसल PMLN नेता और फैसलाबाद के पूर्व उप महापौर अमीन भट्ट ने सिख समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान जारी किया था। उसने अपने बयान में कहा था कि हम सिखों को गुरुद्वारा खोलने की अनुमति नहीं देंगे। फैसलाबाद सिखों को गुरुद्वारा खोलने की अनुमति नहीं देगा। सिख मुसलमानों के बलात्कारी और हत्यारे हैं। हम फैसलाबाद में किसी भी सिख गुरुद्वारे की अनुमति नहीं देंगे। अगर सिख इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो वे अल्लाह के लड़ाकों का सामना करेंगे। अब ऐसे में दोस्तों, सिख समुदाय के एक साथ आने के बाद इस समुदाय से माफी मांगते दिखाई दिए हैं अमीन भट्ट और कहा कि ऐसा कहना मेरी गलती थी। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले मैंने गुरुद्वारे के खिलाफ, सिख समुदाय के खिलाफ बयान दिया था जो कि सरासर गलत था। मुझसे गलती हुई थी, लिहाजा मैं सिख बिरादरी से माफी मांगता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं कि इस तरह का कोई बयान हम आगे कभी नहीं देंगे। तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप के साथ डिबेट के बाद बोले जो बाइडेन, कहा मैं शायद पहले की तरह ना चल पाऊं, ना बहस कर पाऊं, लेकिन मैं सच बोलना जानता हूं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी तथा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। दोनों नेताओं ने इस दौरान एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। इस डिबेट के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उनका इरादा नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को हराने का है। ट्रंप ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि डिबेट में कमजोर प्रदर्शन करने और वे डेमोक्रेट समर्थकों को निराश करने के बावजूद वो दौड़ से बाहर होने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले की तरह आसानी से नहीं चलता, मैं पहले की तरह सहजता से नहीं बोलता। मुझे पता है कि मैं एक युवा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं पहले की तरह अच्छी तरह से बहस नहीं करता। जैसे ही बाइडेन ने ये बात कही तो उनके समर्थकों ने 4 और
साल के नारे लगाने शुरू कर दिए। बाइडन ने कहा कि हो सकता है कि मैं पहले की तरह बहस ना कर पाऊं, लेकिन मैं सच बोलना जानता हूं। तो वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडन सबसे खराब राष्ट्रपति है, हम खत्म कराएंगे रशिया यूक्रेन का युद्ध। लेकिन दोस्तों, अब इस बीच आपसे हमारा यही सबसे बड़ा सवाल है कि कौन होना चाहिए राष्ट्रपति अमेरिका का, यानी अगला राष्ट्रपति कौन होना चाहिए अमेरिका का? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडन या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं या कोई अन्य। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। तो वहीं आपको बता दें, हिमाचल में फिर होगा बहुत बड़ा खेला। बीजेपी का बड़ा दावा, कांग्रेस 15 से अधिक विधायक उनके साथ आने को है तैयार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के साथ खेला हो सकता है। जी हां दोस्तों, ये दावा कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के 15 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्हीं के विधायक कांग्रेस की नाव डुबाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यह दावा नालागढ़ में किया है। वो यहां उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण लाल ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जयराम का 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना तय है। बीजेपी हिमाचल में एक बार फिर से सरकार बनाने वाली है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इतने दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां, अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट को दी गई न्यायिक हिरासत की मांग वाली अर्जी में सीबीआई ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं और जानबूझकर सवालों के सीधे जवाब देने से बच रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।